अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव परसेंटेज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप चीज़ें जो जनरेट करते हैं फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना सीख लिया, डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस का। अब उसमें फर्दर और क्या क्या चीज़ें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डिवाइड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लास, वी गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जो कि किस तरह से निकलता है कि इंडिविजुअल क्लास को आप टोटल क्लास से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की आती है। ठीक है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंट, इसके बाद नेक्स्ट एक और होता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको उसमें क्या करते हैं आप, इफ़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर मल्टीप्लाई बाय 100 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकाली है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पूरे डेटा की वैल्यू को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ठीक है, द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट ऑलवेज इक्वल टू 1 इन एनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक नोट है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। 1 मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। अगर आप, क्योंकि जब हमारे पास वैल्यूज़ हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में वैल्यू, डेसिमल प्लेसेस में वैल्यूज़ आती है ना, तो डेसिमल प्लेसेस में वैल्यूज़ आती है तो हम क्या करते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट 3 या 4th वैल्यू पे, डेसिमल प्लेसेस 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस पे काम करते हैं, इससे ज़्यादा पे काम नहीं करते क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम जब 3 वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं या 4 वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं, उसके आगे वाली वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपके पास डेटा में एरर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। एरर इन्वॉल्व जब होना शुरू हो जाता है तो जब आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उनका सम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, वो इक्वली 1 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे एरर, कोई ना कोई वैल्यू कम होती जा रही है ना, जो आपने छोड़ दी है 3-4 वैल्यूज़ के बाद, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एरर इन्वॉल्व हो रहा है। एरर इन्वॉल्व होने की वजह से जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, 0.99 समथिंग कुछ वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी हम उसको भी अग्री कर लेते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने खुद ही वैल्यू कहीं ना कहीं पर छोड़ी होती है, तो इसलिए हम हमेशा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 1 या अराउंड 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, किस तरह से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह से आती है, कैलकुलेटिंग परसेंटेज इज इक्वल्स टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड कंस्ट्रक्ट रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेटा आपके पास गिवन है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपने रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, डेटा आपके पास गिवन है, टोटल होम रन्स का डेटा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन है। अब हमने क्या, हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपके पास इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की आ रही है, मतलब 124 से लेकर 145 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 6 है। ठीक है, देन सेकंड क्लास की है 13, 4, 4 एंड 3। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास, 30 आ गई। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल। तो इंडिविजुअल फर्स्ट वाली क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। 6 को आप डिवाइड करेंगे 30 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.200। ठीक है, 13 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 0.433। देन 4 को डिवाइड करेंगे 30 से 1.33 समथिंग 1.333 आ रही होगी वैल्यू, तो हमने उसको छोड़ के स्किप करके 3 डेसिमल प्लेसेस पे काम किया, हमने 0.133 वैल्यू कंसीडर कर ली। ठीक है, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ निकाली। अब सारी वैल्यूज़ आपकी ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या कहा था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 या राउंड अबाउट 1 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। ठीक है, 0.200, 0.433, 0.133, 0.133, 0.100 का आपने ऐड किया तो आपके पास सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की आ गई 0.999, मतलब अराउंड 1 आ रही है आपके पास वैल्यू, मतलब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सही निकाली। अगर 1 से ज़्यादा आती है आपकी वैल्यू मतलब आपने वैल्यू रॉन्ग निकाली है। ठीक है,
हमेशा आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 या नियर टू 1 आएगी, ठीक है। देन आप सेकंड क्या था, हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी थी। आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम जनरेट किया। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो फर्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 0.200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20.0। इसी तरह से 0.433 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 43.3। देन 1.33 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 13.3%। इसी तरह से सारी परसेंटेजेस में वैल्यू आ गई। अब इनका सम अप करेंगे जब आप, तो वो नियर टू 100% वैल्यू आएगी, नियर टू 100%, ठीक है। क्योंकि वही बात कि एरर इन्वॉल्व हुआ होता है तो इसलिए पूरी 100% वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। नियर टू 100% वैल्यू आएगी या 100% आएगी, 100 से ज़्यादा नहीं आ सकती है, 99 से कम भी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आपके पास जब आप इसका सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 99.9%, मतलब आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी सही निकाली है, ठीक है। अब क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसीज occur between upper and lower boundaries. If the number of values occur under the upper boundary of the class, that frequency is known as less than cumulative frequency. Similarly, if the number of values occur above or over the lower boundary of the class, that frequency is known as more than cumulative frequency, ठीक है। cumulative frequency जो होता है आपके पास दो तरह के होते हैं, एक less than और more than cumulative frequency। अगर आप लोअर अपर क्लास बाउंड्री के रिस्पेक्ट से आप cumulative frequency बनाते हैं तो वो less than cumulative frequency होती है, और अगर आप लोअर बाउंड्री के रिस्पेक्ट से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो अपर मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब आपके पास एग्जाम्पल है, यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिपेयर अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द होम रन्स हिट बाय मेजर लीग बेसबॉल टीम ड्यूरिंग द 2002 सीजन। इसका जो डेटा है वो नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास एग्जाम्पल के लिए डेटा गिवन है। टोटल होम रन्स 125 से 145, देन 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, 205 से 225, और फ्रीक्वेंसीज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है आपके पास 313, 443, ठीक है। अब हम इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम रन्स बाय बेसबॉल टीम, ठीक है। क्लास लिमिट आपके पास जो गिवन थी वो आपने लिखा, एंड देन फ्रीक्वेंसी लिखा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से बनाते हैं, बाउंड्रीज से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो क्लास इंटरवल बना हुआ है वो ऑलरेडी बाउंड्रीज में जनरेट हुआ हुआ है। अगर बाउंड्रीज में जनरेट बना हुआ है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अगर बाउंड्रीज़ नहीं जनरेट हुई हुई तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर जो है आपके पास ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ जनरेट हुई हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्लास बाउंड्री का कॉलम जनरेट जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट कर दिया है। अगर मेरे पास यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ जनरेट नहीं हुई हुई होती, क्लास बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है लोअर सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम होगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम होगी। जैसे 125 से 145 तो सेकंड वाली लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 145 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर इस तरह का आपके पास डेटा गिवन है तो ये क्लास बाउंड्रीज जनरेट हुई हुई है। अगर क्लास बाउंड्रीज जनरेट नहीं हुई हुई होंगी, मतलब एक दो वैल्यूज़ की एक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा होगा, तो सबसे पहले आप उस डिफरेंस को दूर करेंगे। डिफरेंस को हम किस तरह से दूर करते हैं, जब आप क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 लेस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर डेटा होता जो फर्स्ट क्लास आपके पास क्लास लिमिट की जो फर्स्ट क्लास है 125 से लेकर 145 तक की रेंज दी हुई है, अगर ये यहाँ पर इस तरह से होता 125 से लेकर 144, फिर 145 से लेकर 164, 165 से लेकर 184, 185 से लेकर 205, तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं जनरेट हुई हुई होती है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज को जनरेट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज को जनरेट करने का क्या तरीका बताया मैंने कि लोअर क्लास में से 0.5 लेस करेंगे और अपर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 125 फर्स्ट आपके पास जो लोअर क्लास है फर्स्ट क्लास की 125 है, तो 125 में मैं क्या करती 0.5 लेस करती, 0.5 लेस करती तो कितनी वैल्यू आ जाती 124.5 आ जाती, ठीक है। इसी तरह से अपर क्लास 144 होती, 144 में से मैं 0.5 ऐड करती तो कितना हो जाता 144.5 हो जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास की वैल्यू आपके पास क्या थी 145 थी, 145 में मैं 0.5 लेस
लेस करती तो क्या हो जाता है 144.5। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इससे क्या होता है आपके पास बाउंड्रीज सेम हो जाती, बाउंड्रीज सेम हो जाती, देन उसके बाद आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्रीज बनी हुई थी, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम दो तरह के जनरेट होते हैं। ठीक है, एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप जनरेट करते हैं वो लो अपर क्लास बाउंड्री के रिस्पेक्ट से जनरेट करते हैं, और जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं वो लोअर क्लास बाउंड्री के रिस्पेक्ट से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने फर्दर मोर दो कॉलम्स बनाए, एक अपर क्लास बाउंड्री का और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मतलब CF का। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्रीज आपने सबसे पहले लिखी। अपर क्लास बाउंड्री आपके पास क्लासेस की क्या है, अपर क्लास बाउंड्री 145 है, आपने 145 लिखा, देन 165, 185, 205 एंड 225। ठीक है, ये अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब अपर क्लास बाउंड्री के रिस्पेक्ट से जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करते हैं वो किस तरह से जनरेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से आप जनरेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो वही आती है जो सेम आपके पास फ्रीक्वेंसी में वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिख दी, 6 लिख दी। ठीक है, अब 6 में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे, मतलब 6 + 13 करूँगी कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, देन 19 + 4 करूँगी कितना हो गया, 23 हो गया। देन 24 + 4 करूँगी 27, 27 + 3 करूँगी 30। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट हो गया। क्या आ गया वैल्यू आपके पास, 6, 19, 23, 27 एंड 30। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास किसकी, लेस देन की, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया। अब इसकी पहचान क्या है कि आपके पास जो लास्ट जो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसका सम कितना है आपके पास, 30 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 30 आएगी। ठीक है, अब मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से जनरेट करेंगे, अब लोअर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लोअर क्लास बाउंड्रीज आपके पास क्या है, 125, 145, 165, 185, 205, ये आपने लिख दिया कॉलम में। अब इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से जनरेट करेंगे, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले आप जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आएगी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सम ऑफ वैल्यू से आप स्टार्ट करते हैं। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आती है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 है, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। ठीक है, अब उसमें से मैं क्या करूँगी, 30 में से मैं लेस करूँगी 6 को। फर्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6 थी, तो 30 में से मैं 6 माइनस करूँगी कितना आ गया, 24 आ गया। 24 में से 13 माइनस करूँगी 11, 11 में से 4 माइनस करूँगी 7, 7 में से 4 माइनस करूँगी 3। ठीक है, ये आपके पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसकी पहचान क्या है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वही आपके पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों सेम आ रही है मतलब आपने काम सही किया, और अगर सेम नहीं आ रही है मतलब आपने कोई वैल्यू मिस्टेक की है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, लेस देन की पहचान क्या है, लेस देन की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या आती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, और मोर देन की जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वही मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात।